गुड मॉर्निंग दोस्तों। पुनः मैं क्लास में आपका स्वागत है। आज का पॉलिटिका क्लास में आप फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया, आज मेरा पॉलिटिका राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिका क्लास तीसरा है। क्या है? तीसरा क्लास तीसरा है। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लासेस का। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि 26 जनवरी 1950 का हमारा भारत संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें से 22 भाग अनुच्छेद 395 अनुसूची कितना 8 थे, जिसमें से 22 भाग 1 के हमने देखा थे कि भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 1 में देखा कि हमने कि जो भारत राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन बताता। क्या बताता? राज्य एवं संघ क्षेत्र का वर्णन बताता। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 एक कहता है कि एक कहता है कि अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ हो। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता। क्या कर सकता? मिला सकता। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी भी किसी भी राज्य के सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन अर्थात सीमा को जोड़ सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 पर काम कर रही थी, इसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके थोड़ा सा जानकारी लिए थे अखंडता, भारत की अखंडता। जैसा कि हमने देखा कि भारत पहले अखंड राज्य की व्यवस्था थी, और जिसमें से 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान भारत देश से टूटकर अलग हो गया, और इसमें से एक रेखा दिया गया जिसको डुरल लाइन रेखा का नाम से दिया गया था। ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान 1947 में टूटकर अलग हो गया। उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा के नाम से बाउंड्री के खिंचित किया, और 1835 में से म्यांमार भारत से टूटकर अलग हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद से भारत आज़ाद होने के बाद, ठीक है, भारत आज़ाद होने के बाद मतलब एकीकरण का जिक्र आया, जिसमें से भारत के पास 552 देशी रिसायत थे। कितने? 552 देशी रिसायत थे। 552। और पाकिस्तान के पास कितने थे? पाकिस्तान के पास 13 देशी रिसायत थे। कितना थे? 13 देशी रिसायत थे, जिसमें से 13 देशी रिसायत थे। कितना? 13 देशी रिसायत। कितना? 500 कितना? जिसमें से 552 देशी रिसायत इंडिया के पास थे, और 13 देशी रिसायत किसके पास है? पाकिस्तान के पास, जिसमें से इसको एकीकरण का जिक्र लिया गया, और इसका जिक्र कौन के? सरदार वल्लभ पटेल को दिया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल को जिक्र है कि कुछ एक साथ मिलाना था, जिसमें से 552 में से 3 को 549 को शामिल हो गया, और 3 को कुछ अलग व्यवस्था करने गया, जिसमें से 3 को था हैदराबाद, चूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पोलियो अभियान के माध्यम से मिलाया गया। ठीक है, पोलो अभियान से मिलाया गया, और चूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर अपना खुद का देश बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ के पाकिस्तान खुद का देश बनाना चाहता था, और कहने का अर्थ हुआ कि भारत के देश में शामिल नहीं होना चाहता था। तो वहाँ के खुद का देश ने तो स्वतः छोड़ दिया, लेकिन कुछ महीने बाद, 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ की शासन व्यवस्था को काफी डगमगा दिया, और वहाँ की महिलाओं और जनता को सबसे क्रूरता किया। उसके हिसाब से फिर वहाँ के राजा हरि सिंह ने, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री के पास आए और कहने लगे कि हम आपकी में स्वतः शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से 26 जनवरी 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना, और वहाँ के मंत्री शेख अब्दुल्ला ने वहाँ पर धारा 370 लगा दिया गया। इस तरह से 500 देशी रिसायत का निर्माण हो गया, जिसमें से 552 देशी रिसायत को मतलब कैटेगरी में बांट दिया गया था। ए में, बी, सी, डी में। ए में मतलब जहाँ ब्रिटिश लोग शासन किए थे, जिसको रखा गया वहाँ कितना 9 को रखा गया। बी में रखा गया जहाँ मतलब देशी रिसायत लोग शासन किया, यानी राजा महाराजा लोग शासन किया, तो उसको रखा गया। ठीक है। और सी
सी में मतलब रखा गया कि जहाँ ब्रिटिश लोग बड़े शहरों में शासन किए थे, यानी बड़े शहरों में शासन किया, तो उसको रखा गया, कितना रखा गया 10। और डी में रखा गया कि मतलब केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। इस तरह से 552 देशी रिसर्च का शासन व्यवस्था चला। लेकिन जनता इस शासन व्यवस्था से खुश नहीं था, जिसके कारण मतलब भाषा के साथ पर मतलब अपने सरकार से मांग करने लगी। ठीक है, क्या करेंगे, मांग करेंगे, जिसके लिए इसके धर समिति लाया गया, इसके धर समिति लाया गया 1948 में लाया गया, और कहने लगा कि मतलब भाषा के आधार पर हमको राज्य का निर्माण किया गया। इसके समिति ये पारित नहीं हो पाया, पुनः मतलब ये भी लाया गया, भी मतलब के आधार पर मतलब मांग करने लगा, मांग करने लगा, और इसको भी पुनः पारित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति जिसका नाम पेट्टू राम था, 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गया। भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 56 के बाद उसको मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद सरकार के उसने झुकना पड़ गया, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत को भारत को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य निर्माण कर दिया। लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए देखा कि और भी सभी राज्य लोग ने अपना भाषा के आधार पर मांग करने लगा, जिसके कारण भारत के शासन में से काफी तरमगा गए। उसके लिए मतलब एक फजल अली आयोग का गठन किया गया, भाषा के आधार पर निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसके लिए अपनी रिपोर्ट फजल अली की रिपोर्ट ने पूर्ण निर्णायक मतों से मतलब जिसको 7वां संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, यह रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को दिया, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से मतलब भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया। इसके बाद ABCD का जो शासन व्यवस्था था वो खत्म हो गया। जैसा कि उसके बाद 1966 में शाह आयोग आया, जो कि पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था, उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। कौन सा, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल पर। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देख लेते हैं। ये हमारा भाग खत्म हो गया। आज भाग कितना देखेंगे, 2। क्या देखेंगे, भाग 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, भाग 2 देखेंगे। ठीक है, भाग 2 देखेंगे। ठीक है, भाग 2 देखेंगे। जिसे देखो, आज क्लास का तीसरा क्लास है पॉलिटी का। ठीक है, भाग कितना देखेंगे, भाग 2 किसकी जिक्र करता है, नागरिकता का वर्णन दिलाता है। क्या दिलाता है, नागरिकता का वर्णन। नागरिकता किसको कहते हैं, ठीक है, नागरिकता का वर्णन जिक्र दिलाता है। नागरिकता, ठीक है, अनुच्छेद कितना से 5 से 11 तक। ठीक है, किसको 5 से 11 तक वर्णन दिलाता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया, ब्रिटेन के से अपनाया गया। ठीक है, कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया। यानी कहने का अर्थ हुआ, जिस समय संविधान बन रहा था, ये सभी के देशों को शासन व्यवस्था अच्छा नजर, वहां से चुनी शासन व्यवस्था को भारत में शामिल किया गया। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते कि कोई भी आपको पास पड़ोस में अच्छा काल करता तो उसको जिक्र लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी शासन व्यवस्था को समझते हैं कि नहीं समझते। ठीक है, उसी प्रकार मतलब यहाँ मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छी शासन व्यवस्थाओं ने ब्रिटेन की जो नागरिकता शासन व्यवस्था काफी अच्छी थे, उस हिसाब से हमारे संविधान में लिया गया। ठीक है, जैसा कि हम मतलब आपको नागरिकता किसको कहें उसके बारे में जानकारी भी लेंगे। हम जैसे भारत का एक व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन हम भारत का एक व्यक्ति हैं, लेकिन नागरिकता दिलाने के लिए क्या हम मतलब उसकी कुछ प्रूफता होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए कि नहीं। क्या पहचान होनी चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना, आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इस तरह से प्रमाण दिलाता है कि हम भारत का
नागरिकता हैं, ठीक है, जिसमें से आधार कार्ड में नाम, पता, एड्रेस पूरी डिटेल रहती है, ठीक है, और इसमें दर्शाया था। लेकिन आपको खूबी बताते हैं, ठीक है, भारत की जो नागरिकता होती है एकल नागरिकता होती है। क्या होती है? एकल नागरिकता होती है। एकल नागरिकता क्या होती है? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक दोहरी नागरिकता होता, वो नहीं समझ में आ रहा, आपको सटीक समझ में आएगा। जैसा कि आप मतलब भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ, क्या बना? भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ। तो एक राज्य का एक ही आवास और एक ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनेगा। इस तरह से बनाया जाता है, उसको एकल अधिकार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम बिहार का भी बना लिए और यूपी की बना लिए, और इस तरह से ऐसा प्रावधान नहीं है। इसको बोलते हैं एकल अधिकार। दोहरी 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 नागरिकता किसको कहते हैं? जिसको समझते हैं दोहरी नागरिकता उसको कहते हैं जिसे देश का निर्माण राज्य जो से मिलकर बनता, तब उस मतलब देश का राज्य से मिलकर बनता। कहने का अर्थ हो गया कि जो एक एक पहचान राज्य का बनेगा और एक पहचान देश का बनेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक आइडेंटिफाई राज्य का और एक देश का बना, ठीक है। ऐसा शासन व्यवस्था कहाँ देखा गया? अमेरिका में। यानी कह सकते हैं अमेरिका दोहरी नागरिकता शासन व्यवस्था। यानी वहाँ की जो राज्य का भी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड बनती है, और जो भी पहचान पत्र वहाँ की मतलब वोटर पहचान दिलाती है, उस हिसाब से बनती है, और एक देश का भी बनती है। इसीलिए वहाँ की अमेरिका की दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया। भारत एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया। आपको समझ में आ गया होगा कि भारत कैसा है? एकल नागरिकता। कैसा? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया, ठीक है। अब इसको बारे में 5 से 11 तक समझते हैं, ठीक है। क्या 5 से 11 तक समझते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत में मतलब जो भारत में जन्मा है, क्या हुआ? जो भारत में जन्म लिया, क्या हुआ? भारत में जन्म लिया। ये कहने का अर्थ हुआ जो देखिए नागरिकता दो हिसाब से दिया गया था। परमाम्य नागरिकता, परमाम्य नागरिकता, ठीक है। परमाम्य नागरिकता, ठीक है। परमाम्य नागरिकता दिया गया, ठीक है। एक अनुच्छेद 5 क्या कहता है? परमाम्य नागरिकता। परमाम्य नागरिकता जो भारत में जन्मा है, जो भारत में जन्मा है। परमाम्य नागरिकता कहने का मतलब जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय की बात कर रही, ठीक है। उस समय उसको नागरिकता, जो परमाम्य नागरिकता जो भारत में जन्मा, क्या जो भारत में जन्मा है, इसको देखें। क्या भारत में जन्म लिया, ठीक है। कौन को लिया? माता हो गया, पिता हो गया, ठीक है। कहने का मतलब जिनके माता पिता भारत में है, वो भारत में जन्मा, उसको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 5 कहता है। क्या कहता है? 5 कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद अनुच्छेद 6 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 6 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद के 6 कहता है जिसमें भारत आजाद हुआ, क्या हुआ? भारत आजाद हो गया। भारत आजाद होने के बाद, ठीक है, एक डेट फिक्स किया गया। देखिए परमिट डेट, क्या? परमिट डेट, परमिट मतलब 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है। 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक। देखिए ये परमिट डेट याद रखेगा, ठीक है। परमिट डेट क्या हुआ? पाकिस्तान से, क्या? पाकिस्तान से क्या हुआ? इंडिया इंडिया आना चाहता, क्या? कुछ लोग आजाद होने के बाद मतलब पाकिस्तान में है, अगर पाकिस्तान में वो इंडिया का नागरिकता लेना चाहते हैं तो 29 जुलाई 1948 तक अगर वो आ गया तो उसको स्वतः नागरिकता दे दिया जाएगा। उसको कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा प्रावधान दे दिया गया। ये मतलब जिस समय संविधान बन रहा था उस समय लिखित गया था। सोच लिए 3 साल का जो गैपिंग था ना,
ये भी इसको मतलब रखा गया था। सोच ले, 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में मतलब संविधान बन के तैयार हुआ। ये डेट को देखते हुए, ठीक है, इस डेट को रखा गया, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में है वो भारत का नागरिकता लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सोच लीजिए कितना मतलब पाकिस्तान के मतलब प्रेफरेंस दिया। ऐसा कर सकता है कोई देश? नहीं कर सकता। जो कि हमारे भारतवासियों जिसने संविधान निर्माताओं ने कितना सोच विचार कर मतलब संविधान निर्माण किया। लेकिन क्या है जो मतलब ये शासन व्यवस्था खत्म हो गई। सिर्फ ये पूछता है। आप कह सकते हैं कि चचा चचा हम मतलब पाकिस्तान से आए हुए हैं, आपके संविधान में लिखा हुआ कि इंडिया से पाकिस्तान में आने के लिए उसको नागरिकता आसानी से दे दिया जाएगा। तो कहेगा बेटा डेटवा याद है, ये डेट से तक याद, ये डेट से याद तक मतलब रखिए। अब 1948 तक मतलब था, आप 2023 में आए हैं, होगा ये मतलब खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ठीक है, 1 मार्च 1947 तक, ठीक है, 1 मार्च 1947 तक, ठीक है, 1 मार्च 1947 तक जो कहने कर दो कि 1 मार्च 1947 जो इंडिया में जाना चाहता है वो इंडिया में चले जाए, और जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो आवागमन आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक प्रावधान नहीं। जो इंडिया में वाला है इंडिया है, कहने का मतलब देखिए यहाँ समझते हैं, ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से इंडिया, ठीक है। जो कहने का जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इंडिया आ सकता है, और जो इंडिया में है जो पाकिस्तान से आ सकते इस डेट से तक। कहने का मतलब हुआ कि जैसे अभी देखते बॉर्डर पर अभी मतलब कहीं भी आवागमन जाने के लिए प्रतिबंध है कि नहीं है? प्रतिबंध, क्योंकि उस बॉर्डर से मतलब नियम के अनुसार ही मतलब आ जा सकता है। लेकिन इस डेट से अगर वो आ सकता तो जा सकता, इंडिया वाला पाकिस्तान में जा सकता, पाकिस्तान वाला इंडिया में आ सकता। इसके लिए बॉर्डर पर वो जो रेड क्लिफ लाइन रेखा खींचेगा तो वो आ जा सकते। इसके लिए कोई मतलब रोक टोक नहीं थे, उसको मतलब नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 समझिए, अनुच्छेद 8, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अनुच्छेद 8, ठीक है, अनुच्छेद 8, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है? कोई भी विदेश मतलब भारतीय व्यक्ति, क्या भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश में, क्या विदेश में काम करने के लिए जाते, क्या जाते विदेश में काम करने के लिए जाते, विदेश में काम करने के लिए जाती है, और विदेश में काम करने के लिए भी जाते हैं, और क्या करने जाते हैं? नौकरी करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, क्या जाते हैं? घूमने के लिए भी जाते हैं। तो क्या उसकी नागरिकता खत्म कर दीजिएगा? नहीं, उसको नागरिकता खत्म नहीं करें। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग मतलब शिक्षा के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मतलब पर्यटक के लिए जाते हैं, यानी घूमने फिरने के लिए जाते हैं। क्या उसको नागरिकता खत्म कर देंगे? नहीं कर देंगे। ये अनुच्छेद 8 बतलाता है। ठीक है, जैसे देखिए अनुच्छेद 8, भारतीय व्यक्ति, क्या भारतीय व्यक्ति कहा जाएगा विदेश, ठीक है, विदेश किसके लिए जाएगा? घूमने के लिए, यहाँ नौकरी के लिए जाएगा, ठीक है, शिक्षा के लिए जाएगा, ठीक है, और पर्यटन के लिए जाएगा, और विशेष कार्य के लिए जाएगा, तब भी उसको नागरिकता खत्म नहीं होगी। जैसा कि आपको मतलब नौकरी तो समझ में आ रहा होगा, शिक्षा भी समझ में आ रहा होगा, पर्यटक भी समझ में आ रहा होगा। ये विशेष काल क्या है? ठीक है, ये भी मतलब के लिए प्रावधान दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 8 में विशेष काल है, जैसे कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि यहाँ इलाज नहीं होते। आपके मान के चलिए आपके यहाँ किडनी को किसी को सर्जरी करवानी, किडनी को सर्जरी भी करवानी, वो भारत देश में ऐसा नहीं है, या तो कोई विदेश में करवाना चाहते हैं तो मतलब जाकर करवा सकता और पुनः आ सकते। इसके लिए मतलब नागरिकता उसको खत्म नहीं कर सकते। ये हमारी विशेष व्यवस्था है। ठीक है, जिसे क्या किसी की परिवार विदेश में रह रही, ठीक है, वहाँ मतलब किसी समोरन में किसी का विदेश में रह रही और इंडिया का
वो मतलब अपना समोरण में रहे तो उस समोरण में जाने के लिए विशेष काम के लिए मतलब गया तो उसको नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये हमारा विशेष काम होगा, ठीक है। ये हमारा 8 का है, ठीक है। ये हमारा 8 का। 9 क्या कहता है देखिए, अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि जैसे देखिए, जब नौकरी के लिए मतलब वहां घूमने के लिए गए, मतलब कुछ करने के लिए गए, क्या क्या करने के लिए गए, वहां करने के लिए गए, क्या क्या करने के लिए गए, शिक्षा के लिए गए, नौकरी के लिए गए, या काम करने के लिए गए, या घूमने के लिए गए, जहां सट गए यहाँ से हट गए। कहने का मतलब हो गया कि वहां के नागरिकता ले लिए, यहाँ के नागरिकता खत्म। ऐसा नहीं कि मतलब वहां के भी नागरिकता और यहाँ के भी नागरिकता, ऐसा प्रावधान 9 में लिखित किया गया था। जहां सटला तो यहाँ से हटला, समझ रहे हो ना। कि ऐसा नहीं कि प्रावधान लिया गया कि मतलब भारत का भी नागरिकता ले लें और विदेश का भी नागरिकता, जैसी वहां के लिया गया यहाँ का मतलब खत्म, समझ रहे हो ना। जैसे देखिए भारत का नागरिकता 9 क्या कहता है, देखिए मतलब विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता भारत का नागरिकता खत्म, समझ में आ रहा है कि भारत का नागरिकता खत्म, ठीक है। ये मतलब 9 का प्रावधान दिया गया। 10 क्या कहता है, ठीक है। 10 क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छे शब्द है, ठीक। 10 मतलब 10 कहता है कि कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति बहुत बड़ा विद्रोही काम करे, क्या करे, बहुत बड़ा विद्रोही काम करे, ठीक है, या उसको मतलब सरकारी डॉक्टर उसको मेंटलिटी रूप से पागल घोषित कर दे, क्या कर दे, पागल घोषित कर दे, या कोई भी भारतीय व्यक्ति बहुत बड़ा विद्रोही काम करे, जैसे टेरिस्ट के दंगा में ना, टेरिस्ट के हाथों मतलब रहना और उसको उजागर हो जाए, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता खत्म हुई। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चले मुंबई हमला हुआ, मुंबई हमला, उसमें से भारतीय व्यक्ति भी उसमें शामिल हो, क्या उसकी नागरिकता रहेगी, नहीं रहेगी, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। या कोई व्यक्ति किसी के भी परिवार में मेंटलिटी रूप से उसको सरकारी हॉस्पिटल यानी सरकारी बड़े हॉस्पिटल उसको मेंटलिटी रूप से पागल घोषित कर दिया जाए, तो उसको नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नागरिकता खत्म कर देने के प्रावधान में सिर्फ उसको वोट कर देने का अधिकार और ये राजनीतिक सत्ता में मतलब नहीं लड़ सकता, ये प्रावधान है। ऐसा नहीं कि मतलब वो भारत देश से भगा दिया, नहीं, ये अधिकार छीन लिया जाता। स्वस्थ व्यवस्था यानी मेंटलिटी रूप से उसको पागल घोषित कर दिया, मतलब भारत सरकार स्वस्थ व्यवस्था, ठीक है। तब ये अनुच्छेद 10 कहता है, क्या कहता है, 10 कहता, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 कहता है विद्रोही काल, ठीक है, विद्रोही काल पर नागरिकता खत्म, ठीक है, क्या करेगा, नागरिकता खत्म कर देगा, ठीक है। ये मतलब हमारा 10 का 10। 11 क्या कहता है, देखिए 11 कहता है कि संसद संसद गृह मंत्री के सलाह पर, यानी संसद गृह मंत्री के सलाह पर, संसद गृह मंत्री के सलाह पर किसी भी विदेशी को नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है, क्या दिएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 11 कहता है, अनुच्छेद 11, ठीक है। अनुच्छेद संसद गृह मंत्री सलाह पर विदेशी को नागरिकता नागरिकता मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब वो नागरिकता नहीं, मतलब संसद देगा किसी गृह मंत्री के सलाह पर, मतलब उसको नागरिकता दे दिया है, ठीक है। ये हमारा लगभग मतलब 5 से 11 तक खत्म हो गया, ठीक है। ये मतलब भाग 2, ठीक है। इसके बाद क्या है जो जिसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये मतलब आपको बेसिक ही है, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट याद रखिएगा तो मतलब हर समय मतलब सवाल बन जाएगा, ठीक है। मतलब कंसेप्ट जिसको थॉट रखिएगा, ठीक है।
ऐसा नहीं कि मतलब रट करके याद करना, नहीं, मतलब सोच विचार के मतलब कंसेप्ट वे में याद करना। ठीक है, उम्मीद है कोई लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये तो प्रभाव में नागरिकता हो गया। अब आगे दिखाते हैं। ठीक है, अब आ गया भारत नागरिकता अधिनियम। क्या आया देखिए, नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में लाएगा। ठीक है, कि किस तरह से नागरिकता दिया जाएगा, किस तरह से लोगों को नागरिकता मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। इसमें कितना 5 विधि लाएगा, कितना 5 विधि को लाएगा, कितना 5 विधि को लाया गया। ठीक है, कितना विधि को 5 विधि को लाया गया। ठीक है, पहला विधि क्या है जिसके बारे में देखते हैं। कितना विधि 5 विधि को लाया गया। पहला विधि दिया गया जन्म के आधार पर। क्या? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, क्या? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर मतलब 1986 तक, 1986 से। ठीक है, जन्म के आधार पर क्या मिलेगा? माता या पिता। क्या? माता या पिता, माता या पिता। क्या? माता, एक में जन्म के आधार पर माता या पिता हो तो उसको क्या मिलेगा? जन नागरिकता दे दिया जाएगा उस बच्चे को। ठीक है, और क्या हुआ? ठीक है, 1930 इसमें मेन रूप से 1986 जो जन्म के आधार पर लिया गया, मेन रूप से उसको पिता का वरीयता दिया गया है। किसको दिया गया? पिता का मेन रूप से वरीयता दिया गया। ठीक है, ना कि महिलाओं को वरीयता ज्यादा दिया गया। लेकिन महिला लोग चुप रहेगा। आप सोच लीजिए कि महिला लोग चुप बैठेगा जब 1986 में कि हम फिर कहा हमको ही मतलब वरीयता होना चाहिए। तो उसने मतलब क्या किया? 1992 में मतलब सरकार के खिलाफ मोर्चा करके स्थापित किया कि नहीं, हमको भी आधार पर मतलब देना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा प्रावधान दे के याद दे दिएगा, वंश के आधार पर दे दिया। ठीक है, वंश के आधार पर 1992 में। ठीक, 1992 में क्या दिया दे दिया? क्या देगा? माता हो या पिता हो। ठीक है, वंश में मतलब दोनों गिनती आ जाता है। ठीक है, जैसे आप किस वंश के, ठीक है, माता के भी हो सकते हैं, पिता के भी हो सकते हैं, दोनों को जिक्र किया जाता है। लेकिन जन्म के आधार पर मतलब सिर्फ पिता को वरीयता दिया था। लेकिन वंश के आधार पर मतलब 1992 से मतलब लागू कर दिया गया कि मतलब वंश किसी की भी रहेगी मतलब इंडिया को, उसको मतलब भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, दोनों में से कोई मतलब दोनों में से कोई एक हो भारत का तो उसको नागरिकता दे जाए। एग्जाम्पल के लिए आपको देखिए बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए शिखर धवन कौन है? भारतीय क्रिकेटर है। क्या है? भारतीय क्रिकेटर है, जो एक विदेशी महिला से शादी की है। क्या किया? शादी किया। वो भारत का मतलब भारत का वो वंश, भारत का एक क्या है? क्रिकेटर है शिखर धवन। अब विदेशी महिला से क्या, तो विदेश में जो उनका बच्चा पैदा होगा उसको नागरिकता भारत के दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? उनका वंश के आधार पर। क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि मतलब जैसे उस समय था क्या कि मतलब पिता अगर मतलब भारत का है तो ठीक है, अगर मान के चलिए वह माता विदेश में विदेशी है तो उस समय 1986 में ऐसा व्यवस्था नहीं था कि उसको मतलब नागरिकता नहीं दिया जाए। लेकिन अब 1992 में ऐसा प्रावधान दे दिया गया कि वंश के आधार पर मतलब उसको नागरिकता दी जाए। कहने का अर्थ हुआ, जैसे देखिए 1986 में जो मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता दे रहा था, कहने का अर्थ होगा अगर कोई भारत का मतलब पिता, जो भारत का पिता है, ठीक है, क्या भारत का पिता है और महिला विदेश का है और वो बच्चा विदेश में जन्म लेता है उससे, तो उसको नागरिकता नहीं दिया देता था। लेकिन 1992 के बाद वंश के आधार पर निर्धारित कर दिया। यानी मतलब वो महिला विदेश का हो या भारत का हो, उनका वंश मतलब पिता जो भारत का रहेगा उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब शिखर धवन भारतीय और विदेशी महिला से शादी किए, वो मतलब उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है,
ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर इसका एक्सचेंज ले लेते हैं, ठीक है। अगर विदेशी भारतीय महिला विदेशी लोग से शादी करता है तो उसको भी नागरिकता दे दिया गया, ठीक है। ऐसा व्यवस्था 1986 में नहीं था, लेकिन 1992 में व्यवस्था वंश के आधार पर दे दिया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये मतलब तीसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहा था जिसके बारे में देखते हैं, पंजीकरण के हिसाब से। पंजीकरण क्या होता है जैसे मतलब पंजीकरण, जैसे किसी विदेशी महिला मतलब विवाह कर ली, नौकरी कर ले, ठीक है, उसके हिसाब से वंश दीजिएगा। पंजीकरण, पंजी पंजीकरण कैसा, नौकरी कर ले लिए, नौकरी ले लिया, और क्या है, नौकरी ले ली है, ठीक है, नौकरी हो गया, ठीक है, विवाह हो गया, क्या हो गया, विवाह हो गया 7 साल तक, ठीक है। ये समझिए पंजीकरण मतलब नौकरी ले लिया, कौन सा नौकरी, सरकारी नौकरी ले लिया, ठीक है। विवाह कर ले, विवाह करने के बाद 7 साल का उसको मतलब प्रावधान दे दिया गया कि आप यहाँ रहेंगे तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा, तीसरा में कहा गया, ठीक है। और चौथा में क्या क्या गया, देशीकरण, ठीक है। देशीकरण यानी भारत देशीकरण, ठीक है। देशीकरण क्या है जिसको बारे में समझते हैं, ठीक है। देशीकरण के जिससे मतलब हमारी कला को, हमारी भाषा को, हमारे विज्ञान को वो मतलब अध्ययन कर ली, उसके बारे में सब कुछ पद ले ली, कितना, 10 साल तक, कितना, 10 साल तक, ठीक है। भाषा के देखिए, हमारी देशीकरण भाषा हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है। 10 साल तक, 10 साल तक इसको ग्रहण कर लिए तो आपको मतलब इसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। और पचमा है जो देखिए, पचमा आपको किससे जुड़ा है जो बताते हैं, अर्जित भूमि, देखिए यहाँ समझिए, अर्जित भूमि, अर्जित भूमि समझ रहे हैं ना, अर्जित भूमि, अर्जित अर्जित भूमि कहने का मतलब हो गया ना, अर्जित भूमि कहने को हो गया कि अर्जित भूमि जो मतलब कौन, अनुच्छेद 2 विदेशी राज्य को मिला लेना, यानी हो गया अर्जित भूमि। अगर वो विदेशी राज्य को मिला लिए वो अर्जित भूमि हो गया। उस सभी नागरिकता, उस वहां को जो अर्जित भूमि, वहां का नागरिकता को सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। सोच लीजिए यहाँ अर्जित भूमि मतलब नागरिकता दे दीजिए। एग्जाम्पल में देते हैं सिक्किम 1975 में जो राज्य बना, उसको सभी को, जो वहाँ के सिक्किम का जो सभी नागरिकता, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। और पहले की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम मतलब नागरिकता से 10 से 15 क्वेश्चन अपने मन से जरूर बनाए, ठीक है, ठीक है। और कम से कम और बुक को रिवीजन करके जरूर पढ़े, कोई सा भी बुक उठा लीजिए, कोई सा भी बुक उठाइए, आपको मतलब एक एक समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जो बता रहे हैं जो नहीं, आप कोई सा भी बुक उठा ले, मतलब आप पढ़ने के बाद सवाल बनाइए, ठीक है। क्या बनाए, क्वेश्चन बने, नहीं बनेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपका पढ़ाने के बाद मतलब सवाल नहीं बन रहा, नहीं बनेगा तो फिर मतलब हमारे चैनल पर आपको जो भी कमेंट होगा मतलब कहिएगा, ठीक है। इस तरह से सवाल, और उसका हम उसको प्रूव करके दिखाएं कि हमारा देखिए इसी से सवाल है, ठीक है, ये इसी से सवाल है। बशर्ते आपके अंदर सोच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके अंदर सोच विकसित होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको बताऊँ, हमारा यूट्यूब चैनल दिनेश पाठशाला एकेडमी, ठीक है, इसको सर्च करके आप मतलब पढ़ते रहिए, ठीक है हमारा। और हम आपको एक बता देते हैं कि हम आपको ये पॉलिटी का क्लास मतलब एवरेज 60 से 70 क्लास जाएगा, ठीक है ना, 60 से 70 क्लास, एक क्लास मतलब मैक्सिमम 45 से 1 घंटा के आसपास होगा, और 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये मतलब पूरी फिनिश चैप्टर हो जाएगा। इसके पढ़ने के बाद पॉलिटी का लगभग 90% क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि 60 क्लास में, ठीक है। और हमारे वीडियो देखने के बाद 1 घंटा वीडियो देखिए, 1 घंटा अपने मतलब किताब से रिवीजन कीजिए, जो हमने पढ़ाया उसको सोल्यूशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब ये सोल्यूशन है। ऐसा मतलब नहीं कि वीडियो देख लें सोल्यूशन हल जाएगा, ऐसा नहीं प्रधान होगा। कम से कम 1 घंटा क्लास, 1 घंटा रिवीजन, 2 घंटा समय दीजिए, पॉलिटी का क्वेश्चन आपके जेब में रहेगा, ठीक है।
जय हिंद दोस्तों, लाइक भी करके, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।